जय हिंद देवियों सज्जनों, मीडिया मैप न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे विशेषज्ञ को स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं जो आपके जीवन के हर कार्यों से, आपके परिवार में हर तरीके के जो आप यूज करते हैं, जो उपभोक्ता आपको कहा जाता है, कंज्यूमर आपको कहा जाता है, जिस भी सामान को आप बाहर से परचेस करते हैं, खरीदते हैं, उन सब की ये किसी समय अथॉरिटी रहे हैं। प्रमाणन बोर्ड के आप सीईओ रहे हैं। भारतीय काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक जो घटक बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है। भारत के राष्ट्रीय प्रमाणन एवं निरीक्षण प्रत्यायन निकाय, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड NABCB के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। 2019 में आप अवकाश प्राप्त करके पूरे देश के अलावा विश्व के अनेक देशों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो गुणवत्ता मानकों, प्रमाणन, प्रत्यायन, तकनीकी विनियमों के क्षेत्र में लगभग 5 दशक का अनुभव है। इन्होंने इससे पहले राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत के आधिकारिक निर्यात नियामक एवं प्रमाणन निकाय, निर्यात निरीक्षण परिषद में भी कार्य किया है। जौहरी साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने UNFCCC, WTO, UNIDO, PTB, FAO, APO, ADB और IFC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया है और वो लोग इनको आमंत्रित करते रहते हैं। आज वे अनेक पदों पर कार्य करने के बाद UNFCCC CDM प्रत्यायन पैनल के सदस्य, 2024 में इसकी स्थापना के बाद से वे आर्टिकल 6.4 प्रत्यायन विशेषज्ञ पैनल के सदस्य हैं। 2018 में इसकी स्थापना के बाद से भारत सरकार के योग प्रमाणन बोर्ड के सदस्य हैं। आपको ताज्जुब होगा, जो आप योगा लोग सिखा रहे हैं उसको भी ये स्टैंडर्डाइज करते हैं, प्रमाणित करते हैं। भारत सरकार के आधिकारिक थिंक टैंक हैं और तमाम विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली RIS में विजिटिंग फेलो शामिल है। मैं ऐसे महान शख्सियत को प्रणाम करता हूँ, अनिल जौहरी साहब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। नहीं सर, बुलाया भी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके संबंध में आम लोगों को बताने में, और उससे एक लोगों के अंदर एक चित्र बनता है कि हम आज किस महान शख्सियत से बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम जो शुरुआत में बोले कि गुणवत्ता से संबंधित बात कर रहे हैं, और आज गुणवत्ता की बहुत जरूरत है हर घरों में। क्योंकि मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूँ कि जब हमारे यहाँ तीज त्योहार आते हैं तो पता चलता है इन विभागों का। जैसे फूड सेफ्टी पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि जब होली, दिवाली, दशहरा का त्योहार शुरू होता है तो पता चलता है कि यहाँ पे छापा मरा, इतना किलो खोआ बरामद हुआ, इतना किलो पनीर बरामद हुआ, और वो जो है सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो क्वालिटी नहीं थी, खाने लायक नहीं था, बढ़िया नहीं था। तो लोगों का दिमाग जाता है कि कोई ऐसा भी विभाग है जो क्वालिटी कंट्रोल करता है, और जहाँ से उसकी धारा निकलती है। हम समझते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप इतनी बड़ी लंबी सेवाएं दिए हैं, तो इसको कैसे आप उपभोक्ता को गुणवत्ता का आश्वासन कैसे मिलता है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जी। एक चीज़ जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज भी। अभी हम फूड की बात कर रहे हैं सर, जरा सा आम जनता के जो घरों में पहुंच रहा है। वहीं आ रहे सर, हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ और सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट सर। उसमें एक आइटम फूड है, और
विश्व भर में ये माना गया है कि जो आइटम्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो हेल्थ या सेफ्टी का जब इशू हो, तो उनके ऊपर मानक जो हैं वो कानूनन तौर से लगाए जाने चाहिए। वो हमारे देश में भी ऐसा ही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो ये मानक तय करती है और मानक का इन्फोर्समेंट स्टेट्स के थ्रू होता है। तो हमारे कंट्री में भी, हमारे देश में भी अ, कानूनन स्टैंडर्ड्स लागू हैं फूड में। पर आप ये भी मानेंगे कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस इस पे डिपेंड करती है कि कितना, एक तो डेटरेंस हो, कितना लोगों को ये भय हो कि अगर मैं कानून नहीं मानूँगा तो मेरे साथ क्या होगा? जी। और दूसरा ये है कितना हम रिस्पॉन्सिबल हैं एज़ मैन्युफैक्चरर्स। और तीसरा ये है कि हम कितना एज़ कंज़्यूमर्स जागृत हैं, हमें भी मालूम है कि कुछ आइडिया है क्वालिटी का। तो ये तो संभव है नहीं कि 24 घंटे किसी फैक्ट्री में एक इंस्पेक्टर बैठा रहे और ये देखता रहे कि क्वालिटी ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेट हाल ये है कि हमारे यहाँ लाइसेंस भी कंपल्सरी है ड्राइविंग के लिए, पर बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हैं लोग। बहुत चीज़ों में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो बिना लाइसेंस करते हैं। तो ऐसा भी है कि जो हमारे यहाँ या तो इलीगल बन रहा है या जब जानबूझ के वो डिमांड हाई है उस चीज़ में, तो वो सब स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब उसका एक तरीका यही है कि भई आप मार्केट पे नज़र रखें, इसको मार्केट सर्वेलेंस कहते हैं, और आप उसमें रेड करें, आप सीज़ करें, और डेटरेंट लाएँ कि लोग डरें ये करने से। हमारे कंट्री में डर नहीं है कानून का, ये हम सभी जानते हैं, तो थोड़ा उस मामले में हमारा देश अभी कमज़ोर है और उसकी वजह से अपनी दुनिया में ये पहचान नहीं बना पा रहा है क्वालिटी के लिए, क्योंकि ये हमारा एक एक हमारी एक समस्या ज़रूर है। जो फूड सेफ्टी की हमने बात किया, मैं समझ रहा हूँ कि जो दवाएँ हैं, जो हम दवा खाते हैं, वो भी तो फूड आइटम में ही आएगा? नहीं, दवाओं को फूड आइटम नहीं मानते हैं, खाते ज़रूर हैं। तो दवाओं के लिए अलग से एक्ट है, सारे ग्लोबली अगेन सेम प्रैक्टिस है कि दवाएँ भी जो हैं वो उसमें मानक निर्धारित होते हैं और वो कानून अप्लाई होते हैं। हमारे यहाँ भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 है, जिसके तहत एलोपैथिक ड्रग्स हों, चाहे आयुर्वेदिक की ड्रग्स हों, चाहे सिद्धा की ड्रग्स हों, चाहे कॉस्मेटिक्स हों और चाहे मेडिकल डिवाइसेज़ हों। बल्कि मेडिकल डिवाइसेज़ तो अभी ही रेगुलेशन में लाया गया है, इससे पहले रेगुलेशन में नहीं थी। अच्छा। 2023 से कंप्लीट रेगुलेशन मेडिकल डिवाइसेस का हुआ है। कोविड के टाइम में जब आपने सुना कि मास्क पहनिए और पीपीईज़ का ज़िक्र हुआ, वेंटिलेटर का ज़िक्र हुआ, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे कंट्री में उस समय कानून नहीं था और वो अनरेगुलेटेड मार्केट था। पर पिछले 3 साल में 2020 से 2023 तक एक ट्रांज़िशन हुआ और अब रेगुलेट हो गया। तो उसका अलग एक्ट है, वो भी रेगुलेटेड है, दवाइयाँ भी रेगुलेटेड। जी, अभी सर आपने कॉस्मेटिक्स का भी कहा कि रेगुलेटेड है। कॉस्मेटिक्स का मतलब जो हम लोग सोप, शैम्पू जो डेली यूज़ में जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं जी, उनके लिए लाइसेंस ये की सब ज़रूरत है। कंट्रोल्ड है। यस, वो सबके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है वो और वो रेगुलेटेड है। और जो ड्रग्स है ये बिल्कुल रेगुलेटेड है। नहीं, जो ड्रग्स के इक्विपमेंट है ये भी रेगुलेटेड हुए। मेडिकल डिवाइसेज़। मेडिकल डिव जी। अच्छा, नहीं, मेरा जो सवाल था कि फूड अ, मतलब जैसे सपोज़ दैट हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो दैट इज़ अ फूड आइटम और ड्रग्स? एक्चुअली तो च्यवनप्राश जो है आयुष के अंदर आती है और ड्रग्स में रेगुलेट होती है। रेगुलेटर। हाँ। राइट सर। सेकेंडरी जो जैसे कि फूड आइटम में ड्रिंक आजकल चल रहा है। लस्सी भी आजकल पैक आ गया, जो टेट्रा पैकिंग में जो जूस है, फूड, तो ये भी जो है रेगुलेट। सब रेगुलेटेड है। ऑल फूड आइटम्स आर रेगुलेटेड। कोई फूड आइटम अनरेगुलेटेड नहीं है। जी। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हर जगह एक सरकार का प्रतिनिधि बैठे। तो क्या ऐसा रेगुलेट या ऐसा कोई रूल आप लोग बना सकते हैं कि फैक्ट्री अपने स्तर पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करें? देखिए ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी। राइट। वो भी एक तरीका है सेल्फ डिक्लेरेशन करने का। जी। और आप अगर उसका एक उदाहरण दूँ तो आपने कई प्रोडक्ट्स पे खासकर चार्जर्स और मोबाइल्स पे सी का मार्क देखा होगा। जी, जी। वो सी मार्क जो है वो यूरोपियन रेगुलेटरी मार्क है और 70% एस्टिमेट है कि 70% सी मार्क जो है प्रोडक्ट्स वो सेल्फ डिक्लेरेशन की बेसिस पे सी मार्क हैं। इसका मतलब ये है कि मैं फैक्ट्री हूँ यूरोप में और मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया और अपने आप को कन्विंस कर लिया या सेटिस्फाई कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मानक मीट करता है जो यूरोप ने लगाए हैं
और उसके बाद मैं उसको प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर सकता हूँ। कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है। इसे सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं। और उसके बाद जब प्रोडक्ट प्लेस करता हूँ तो जो रेगुलेटर वहाँ पे है, वो मार्केट सर्वेलेंस करता है, वो निगरानी रखता है मार्केट पे, वो मेरा सैंपल कहीं से भी ले सकता है। अगर इम्पोर्ट होके आ रहा है तो वो कस्टम्स पे रोक के उसको चेक कर सकता है। जी, मैं यूरोप में ही हूँ तो मैंने मार्केट में प्लेस कर दिया, वो मार्केट से मेरा सैंपल ले सकता है। तो उस तरह से एक मार्केट सर्वेलेंस वो एक्सरसाइज करता है और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को दंडित करेगा। तो उसके लिए मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 कहते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी कि आपके अगर प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हुआ तो उसको आप कंपेंसेट भी कर सकते हैं। ये एक होना ज़रूरी जो हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी है। दूसरा ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग मार्केट सर्वेलेंस। अनफॉर्चुनेटली वो हम उसमें हम कमज़ोर हैं। मार्केट सर्वेलेंस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी रेगुलेटर की होती है जिसने रेगुलेशन लगाया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट्स वो पावर एक्सरसाइज करती हैं। तो चाहे ड्रग्स हो, चाहे फूड हो, स्टेट गवर्नमेंट में फूड या ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं, आपको मालूम है। राइट। तो उनका उनका ये काम है कि वो मार्केट पर निगरानी रखें। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस। अगर मुझे ये मालूम हो कि आज मैंने गलत काम किया और मुझे 1 महीने के अंदर जुडिशरी में फैसला हो जाएगा, तो डेटरेंस बढ़ जाएगी। पर अगर मुझे ये मालूम है कि 15-20 साल लगेंगे, तो मेरे को डेटरेंस नहीं है कि यार तब देखा जाएगा, हम इस तरह मतलब की आपका कहना है कि कानून बन गया और कानून का इन्फोर्समेंट हो गया, लेकिन कानून का पालन नहीं हो पा रहा। पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ डेटरेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं कानून का पालन ना भी करूँ तब भी मैं आई गेट अवे सिंपली ये मैं करना पड़ेगा। केवल ये जानना चाहता हूँ कि जो एक और भी हमारी अभिशाप कहिए या विडंबना कहिए कि अभी साक्षरता दर हमारी भारत में कम है, तो हम एक आम आदमी हैं। हम कैसे गुणवत्ता को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ लेने लायक नहीं है? कैसे हम इसको जज कर सकते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल है कॉमन मैन के लिए ये जज करना। वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो खरीदने से पहले प्रोडक्ट को लैब में जाके टेस्ट करा ले। वो उसके पास क्षमता नहीं है, ना उसको ज़रूरत होनी चाहिए। क्षमता हो भी तो ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? जी, जी। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ इस एरियाज़ ऐसे हैं जैसे जहाँ पे या तो हेल्थ का इश्यू है या सेफ्टी का इश्यू है, जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी का इश्यू है, एलपीजी सिलेंडर हो गया, फट जाएगा, वो सेफ्टी का इश्यू है। हेल्थ में फूड और ड्रग्स तो आ ही गए। या फिर डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ पे चीटिंग हो रही हो। अब जैसे गोल्ड में कहते हैं कि हमें अडल्टरेटेड गोल्ड मिलता है, वहाँ चीटिंग होती है। या फिर एनवायरनमेंट का इश्यू जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हो। या फिर नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो कि भई आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में कोई अब इम्पोर्टेड मोबाइल है, उसमें कोई चिप लगा हुआ है, वो आपका डेटा कहीं बाहर जा रहा है। और वो दैट कैन बी नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। तो ये ग्राउंड्स हैं, इस पे सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून लगाए। पहला तो ये है कि कानून होना चाहिए। इनकी क्वालिटी जो है रेगुलेटेड होनी चाहिए बाय लॉ। उसको हम कहते हैं रेगुलेटेड प्रोडक्ट। अगर रेगुलेटेड नहीं है और जब रेगुलेटेड है प्रोडक्ट तो मुझे ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए, मुझे एक और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर मार्केट से दवाई ले रहा हूँ या मैं जो है फूड आइटम खरीद रहा हूँ या मैं हेलमेट खरीद रहा हूँ तो ये सेफ़ है, ये अच्छी है मेरे लिए और मुझे इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एफएसआई का जहाँ मैंने मार्क देखा प्रोडक्ट के ऊपर एफएसआई का नाम लिखा होता है, जी। तो अब मुझे ये एश्योरेंस मिलना चाहिए। और जहाँ पे कानून नहीं है, जहाँ वॉलंटरी है, कई ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे कानूनन ज़रूरी नहीं है। आपके आप पेन पेंसिल खरीदते हैं, इसमें कोई कानूनन ज़रूरी नहीं है। हाँ। उसकी क्वालिटी कैसे जज करेंगे? ये भी एक इश्यू है। उसमें क्या है कि ग्लोबली जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी सर्टिफिकेशन। जी। जो स्वैच्छिक मैं एज़ ए बिज़नेस अपनी मर्ज़ी से जाके लेता हूँ, मेरे को कंपल्शन नहीं है। जी। मेरे को किसी ने कानूनन नहीं कहा है कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना है। राइट। पर मैं अपनी मर्ज़ी से जाके वो सर्टिफिकेशन लेता हूँ और उसपे एक प्रोडक्ट का मार्क लगता है। तो आपने जैसे एग मार्क देखा जो कि स्वैच्छिक है या आपने बहुत सारी आइटम्स आईएसआई मार्क बहुत सारी आइटम में कंपल्सरी है। करीब 800 करीब आइटम्स हैं जिस पे कंपल्सरी है बाय लॉ। जी। पर ऐसी 1000 करीब आइटम्स हैं जिस पे वो वॉलंटरी बेसिस पे भी लग रहा है। तो वो एक प्रोडक्ट जो है जहाँ वॉलंटरी मार्क है, कुछ आपको मिलेगा बिना मार्क के, कुछ मिलेगा विद मार्क। तो आपको एश्योरेंस मिलेगी अच्छा मार्क है तो अच्छा ही होगा। तो वो आपको एश्योरेंस जो है वॉलंटरी सर्टिफिकेशन से मिलती है क्वालिटी की। जी, आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं जी। और पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं और आप पूरे जैसे भारत का जो स्टैंडर्डाइज़ेशन है, उसको
लोग फॉलो कर रहे हैं या उनके स्टैंडर्डाइजेशन को हम भारत ला रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो डब्ल्यूटीओ का सिस्टम लागू हुआ जिसने इन चीज़ों को कोडिफाई कर दिया। ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती थी पहले पर उसने कोड बना दिया। मतलब वर्ल्ड वाइड। हाँ, वर्ल्ड वाइड एक रूल्स बना दिए हैं। जी, उन रूल्स में लिखा गया कि जहाँ तक हो सके आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कीजिए। जी, ताकि उसका एम ये था कि फ्री ट्रेड हो। जब एक राइट। स्टैंडर्ड सारे दुनिया में हो जाएगा तो आराम से प्रोडक्ट्स इधर से उधर जा सकेंगे। दैट वाज़ द पर्पज़। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहाँ बनते हैं? वो उसके लिए कुछ बॉडीज़ हैं। जैसे फूड के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, भारत भी उसमें मौजूद है। या इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए आईएसओ है, आईईसी कहते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमीशन। या दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आईएसओ है। तो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स भी हैं, आईईसी के स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो डब्ल्यूटीओ की एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप बाय लॉ रेगुलेशन लगाएँगे, तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रेफ़रेंस देंगे, ताकि ट्रेड फ्री रहे। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो रेगुलेशन है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे ही है जनरली स्पीकिंग। टॉयज़ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ज़रूर है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ज़रूर है, पर इसका निशान एक ये होता है कि अगर मेरा कानून जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, तो मेरे प्रोडक्ट को बाहर एक्सेस ईज़िली मिल जानी चाहिए क्योंकि मैं तो कानून जो है कानूनन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ। पर हमारे फूड प्रोडक्ट्स या ड्रग्स को इतनी ईज़ी एंट्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे कानून अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ग्लोबली कंपैटिबल नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। जो अभी आप बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इसी को हमारे ख्याल से आईएसओ कहते हैं ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आईएसओ एक है, हेल्थ केयर में डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल माने जाएँगे, जैसा कि मैंने कहा फूड में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल माने जाते हैं। नहीं, हाँ, आईएसओ भी एक है। जो आईएसओ मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन है, आजकल हम देख रहे हैं कि लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट या फैक्ट्री या उद्योग आईएसओ मार्का लिख लेते हैं, तो ये इस पे जरा सा प्रकाश। बिल्कुल आईएसओ जो है आईएसओ 9001 एक ऐसा स्टैंडर्ड 1987 में आया है, बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टैंडर्ड था, जिसने आईएसओ को घर-घर पहुँचा दिया है। उससे पहले तो आईएसओ कोई जानता नहीं था, पर आईएसओ 9001 आने से ऐसा हुआ। अ, ये जो स्टैंडर्ड है, एक तो ये मान के चलिए कि ये सारे वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इम्पोज़ करने की। वो स्टैंडर्ड बना देते हैं और आपके लिए है कैसे आप यूज़ करते हैं। अथॉरिटी इम्पोज़ करने की है हमारी सरकार के पास। सरकार चाहे तो उसको इम्पोज़ कर सकती है बाय लॉ, सरकार चाहे तो नहीं करे। आईएसओ सर्टिफिकेशन जनरली स्पीकिंग सारे वर्ल्ड में वॉलंटरी है। किसी सरकार ने उसको कंपल्सरी नहीं किया है। जी, जी। सिर्फ एक एरिया है जिसमें सरकारों ने कंपल्सरी किया है जिसको मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं। जिसमें आईएसओ 13485 नाम से एक स्टैंडर्ड है, वो बाय लॉ कंपल्सरी बहुत कंट्रीज़ में कर दिया गया है। पर लार्जली हम आईएसओ 9001 पे अपना डिस्कशन रखते हैं क्योंकि वो ही सबसे कॉमन है। तो 9001 एक वॉलंटरी स्टैंडर्ड है। मैं एज़ अ बिज़नेस वो स्टैंडर्ड क्यों लेता हूँ, उसका सर्टिफ़िकेशन क्यों लेता हूँ? क्योंकि या तो मुझे लगता है कि इससे मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, अच्छा। या मुझे लगता है कि मेरा बायर कह रहा है कि भई 9001 सर्टिफ़िकेशन लाओगे तो मैं तुमसे खरीदूँगा। जैसे अ, वॉलमार्ट हुआ, बड़े-बड़े जो रिटेलर्स हैं, या जैसे बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं जैसे मारुति है, वो कहते हैं अपने सप्लायर से कि भई आईएसओ सर्टिफ़िकेशन अगर तुम्हारे पास नहीं तो मैं तुमसे माल नहीं खरीदूँगा। मैं उस वजह से माल लेता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे कंपटीटर ने लिया हुआ है उसको, उसका बिज़नेस बढ़ गया तो मैं लेता हूँ। मी टू जिसे कहते हैं, मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये मान के चलिए वॉलंटरी है। तो आईएसओ अच्छा दूसरी चीज़ ये मान के चलिए कि मार्क आईएसओ का नहीं लग सकता है प्रोडक्ट पे क्योंकि ये प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है। ये मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। जिसका मतलब ये है कि एक एंड लगाई है, एक फैक्ट्री में मैंने एक अच्छा सिस्टम लगाया है, एक स्टैंडर्डाइज़्ड सिस्टम है। मैंने वो अच्छा सा सिस्टम अपने यहाँ लगाया है, जिसकी वजह से मैं क्वालिटी एड्रेस कर सकूँ, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का उत्पाद दे सकूँ। पर प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और सिस्टम सर्टिफिकेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जी। सटल डिफरेंस है, उपभोक्ता को समझना पड़ेगा कि मेरा एक अच्छा सिस्टम है मेरी फैक्ट्री में जिसका रिज़ल्ट रीज़नेबल एश्योरेंस ये है कि क्वालिटी अच्छी होगी। पर अगर आपको बिल्कुल क्वालिटी की गारंटी चाहिए तो वो उसपे प्रोडक्ट के ऊपर मार्क होना चाहिए। और आईएसओ का मार्क नहीं लग सकता। अगर आपको कोई आईएसओ मार्क लगा के प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके साथ आपको मिसलीड कर रहा है। बल्कि मार्क ही नहीं, आप प्रोडक्ट के ऊपर खासकर फूड प्रोडक्ट के ऊपर तो लिख भी नहीं सकते आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कंपनी, ये भी नहीं लिख सकते आप।
या ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी, ये भी लिखना मना है। अगर वो लिख रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। और दूसरे जो प्रोडक्ट के पैकिंग पे नहीं लिख पैकिंग पे भी नहीं लिख सकते, फूड पे ना तो प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं ना पैकिंग पे लिख सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट पे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। और ये पैकिंग ये चलन है सब जगह कि सब लोग ISO सर्टिफाइड कंपनी। बहुत हमारे यहाँ इसका मिसयूज़ हो रहा है और मैंने फूड अथॉरिटी तक में कंप्लेंट की कि देखिए ये मैं खासकर जो बहुत अच्छी एयरलाइन आता हूँ, एयर ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे मुझे सर्व करते हैं इंडिगो या एयर इंडिया में कोई जूस सर्व करते हैं तो उसमें बड़े आराम से लिखा होता है यार क्रेडिट सर्टिफाइड ISO 9000 सर्टिफाइड। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, गलत है बिल्कुल। वो चाहे सर्टिफाइड भी हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत क्लेम कर रहे हैं, पर उनको क्लेम अलाउड नहीं है। इसलिए नहीं अलाउड है क्योंकि एक कॉमन आदमी जो है उपभोक्ता, आपने जैसा कहा कि हमारे यहाँ लिटरेसी का रेट, कि मैं वही बात कर रहा हूँ, तो हम कॉमन आदमी को लगेगा यार ISO मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, पर प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर कल आप ISI मार्क प्रोडक्ट पे आपको अच्छा नहीं मिला, आप मुझे कंप्लेंट करें, मैं ISI हूँ, BIS हूँ, तो मैं इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट करके अगर ये एस्टैब्लिश करता हूँ कंप्लेंट आपकी सही है, तो मैं आपको एक रिप्लेसमेंट दिलवा दूँगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। पर अगर आप एक ISO एक मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि ये हमने ISO सर्टिफाइड कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा था और ये अच्छा नहीं निकला, तो मैं ज़रूर उस कंपनी से कहूँगा कि भई आप देखिए आपके सिस्टम में क्या कमी आई कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, पर आपको रिप्लेसमेंट नहीं दिलवा सकूँगा। बिल्कुल नहीं, जॉन की आ रही है आपने वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से लोग यूज कर रहे हैं। आप दर्शकों को मैं बिल्कुल समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जौहरी साहब ने बात कही, जो आजकल मेरा देखने को आपको ट्रेन में भी मिल जाएगा। आप तो खैर जहाज में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। हमारे देश की जो आम जनता है, वो ट्रेनों में ट्रैवल करती है। और ट्रेनों में जो भी प्रोडक्ट आपको परोसे जा रहे हैं, आजकल वंदे भारत ट्रेन जो एक स्टैंडर्डाइज करके चल रहे हैं, इनमें जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि ISO सर्टिफाइड कंपनी। गलत लिखा है, अगर लिखा है तो गलत है। हाँ, जबकि वो हैं भी तो नहीं लिख सकते। सर्टिफाइड हैं भी तो भी नहीं लिख सकते, जैसा मैंने कहा इसलिए है वो इंटरनेशनली जब ये नॉर्म लिखा गया और उस कमेटी में मैं भी था। जी, जी। जिस कमेटी में ये नॉर्म लिखा गया ISO की, उसमें मैं भी मेंबर था। वो इसलिए लिखा गया था कि कॉमन आदमी को समझ में नहीं आएगा। एक प्रोफेशनल को समझ में आए ये सिस्टम सर्टिफिकेशन है और वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये सब कॉमन आदमी को नहीं समझ में आएगा। इसे पे आप काम करना पड़ेगा बहुत कि हम कॉमन आदमी तक पहुँचे जी, और कॉमन आदमी को ये समझा सकें। बिल्कुल। शायद आज हमारा चैनल जो है इसमें सफल कितना होगा आपके इस ज्ञान वृद्धि से जो आप इस चीज़ को दे रहे हैं। देखिए एक और छोटा-सा विषय है कि जो जहाँ से मैं शुरुआत किया था कि फूड पे फूड सेफ्टी पे आजकल FSSAI मार्कर आती जी, है। जी। तो ये कहाँ तक रेगुलेटरी है? बिल्कुल रेगुलेटरी है। अच्छा। ऑल फूड इज़ रेगुलेटेड। बिना लाइसेंस के फूड बनाना इल्लीगल है, अपराध है। जी। हर फैक्ट्री को लाइसेंस लेना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। ड्रग्स में भी बिल्कुल ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के मतलब उनको FSSAI अप्रूव्ड मान्य नहीं रहेगा। रखते हैं। हाँ, वो एफएसआई का मार्क उनको अलाउड है यूज़ का। अलाउड। आपको जब जब आप एफएसआई को जब आप मार्क देख रहे हैं उसके ऊपर या लोगो देख रहे हैं, वो उनको अलाउड है। अच्छा दैट इंडिकेट्स कि वो लाइसेंस है। राइट सर। एक और फूड सेफ्टी पे हमने सुना था, ये HACCP जी, हैसप मैं समझ रहा हूँ कि हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जी। इस पे कुछ प्रकाश। देखिए हैसप जो है एक मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले हैसप का जो यूज़ है आपको जानकर आश्चर्य होगा। नासा में यूज़ हुआ था हैसप का क्योंकि जो लोग अ, जा रहे हैं स्पेस में जी। उनका फूड बिल्कुल सेफ हो, ज़ीरो सेफ्टी चाहिए उनको। वहाँ पे तो रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको फूड खराब हो जाएगा तो खाएँगे क्या? स्पेस में इतने दिनों से हैं। जी, तो वो मेथोडोलॉजी वहाँ डेवलप हुई थी और उसके बाद उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना। ये एक मेथोडोलॉजी है फूड सेफ्टी एश्योर करने। जी। आप अगेन ये एक सिस्टम है, राइट। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है, एक सिस्टम है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैसप जो है बाय लॉ प्रोडक्ट की क्वालिटी ही नहीं, जी। प्रोडक्शन मेथड को भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। राइट। ये अधिकार प्राप्त है सब सरकारों को। तो जनरली स्पीकिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हाई रिस्क जो प्रोडक्ट माना जाता है, जैसे मीट हुआ, जी। मीट प्रोडक्ट्स हाई रिस्क, एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी इज़ हाई रिस्क, पोल्ट्री इज़ हाई रिस्क, उन सब में हैसप होना आवश्यक है। हमारे कंट्री में उस लेवल पे हम नहीं पहुँचे हैं, पर हमारे कंट्री में ये उसका एक प्रीरिक्विजिट कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस। वो हमारे यहाँ ज़रूर लागू हैं बाय लॉ। जी, जब आप लाइसेंस लेते हैं तो जीएमपी, जीएचपी इनको बोलते हैं। जी। वो ड्रग्स में भी जीएमपी होता है
और फूड में भी जीएमपी एंड जीएचपी बोलते हैं, वो बिल्कुल कंपल्सरी है। हाँ, हैसअप हमारे कंट्री में हर मतलब हाई रिस्क प्रोडक्ट्स पे भी कंपल्सरी नहीं है, पर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको हैसअप इम्प्लीमेंट करना पड़ता तो क्या जैसे अभी आपने बताया कि आईएसओ नहीं लिख सकते, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट के डिब्बे पे या उसके पैकिंग पे लिख सकते हैं कि हैसअप अप्रूव्ड? है। नहीं, वो भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो भी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट बहुत बहुत माइन्यूट हैसअप भी नहीं लिख सकते हैं, वो भी गलत होगा। दर्शकों आप सिर्फ ये क्लेम सिर्फ अलाउड है, आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट का मार्क लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का मार्क लगा सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस हो एफएसआई का, और आप फूड प्रोडक्ट के ऊपर कोई सिस्टम या प्रोसेस रिलेटेड क्लेम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो अलाउड नहीं है। एक ना छोटा सा और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि मैं तो सचमुच बताऊं कि मैं नहीं जानता था। बच्चों ने एक बार हमको बताया कि ये जो इस पे रेड मार्क होता है, इस पे ग्रीन मार्क होता है, ब्लू मार्क होता है, इसका मतलब है वेज नॉन वेज। जी, तो ये स्टैंडर्ड कौन सा है सर, ये मुझे थोड़ा। ये भी फूड अथॉरिटी ने रेगुलेट किया हुआ है। अच्छा। फूड अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन इशू की हुई है, एक रेगुलेशन है जो कहता है कि आप वेजिटेरियन हो तो आप उसको ग्रीन मार्क करें, अगर मीट उसमें इंक्लूडेड तो रेड मार्क करें। हाँ, ये तो मतलब ये कि हम इस मार्किंग को इस माध्यम से समझ सकते हैं कि ये नॉन वेज और वेज है। जी। तो इसके बारे में भी तो पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस स्टेशन देखिए, एक तो हम बहुत लार्ज कंट्री, जितना भी एफर्ट आप अवेयरनेस स्टेशन में करें कम है, मैं ये मानता हूँ। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस करें उतना कम है। तो मतलब जो भी हम लोग जितने लोग अवेयर हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उस अवेयरनेस को अपने साथ फैलाएँ, अपने आस-पास भी फैलाएँ। क्योंकि मतलब अ, बिल्कुल अवेयरनेस होना चाहिए एज ए मार्क, एज़ ए मार्क या ज के कलर कोडिंग, इसको कलर कोडिंग। हाँ, कलर कोडिंग क्या कलर कोडिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्क की अवेयरनेस होनी चाहिए, एफएसआई का लोगो कहाँ यूज़ हो रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। पर हमारा देश बहुत बड़ा देश है और लिटरेसी रेट लो है, पेनिट्रेशन बड़ा मुश्किल है, इसमें ये तो मानना पड़ेगा। पर हाँ, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये इसको डॉक्टर साहब आप जो है इतना दुनिया कई देशों में घूमते हैं, हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, जैसे प्रयागराज का अभी महाकुंभ लगा, तो मैं भी गया था। तो मैं बड़ा एक चीज जगह स्टेशन पे खड़ा होकर बड़ा अचंभित था कि माइक से अनाउंस हो रहा था कि बलिया वाले हाथी वाले खिड़की पे जाके टिकट लें, गोरखपुर वाले घोड़े वाली खिड़की पे टिकट लें। तो इसका ये मतलब है कि इन लिटरेसी के कारण उनको एक सिंबल हाँ, वो सिंबल ज़्यादा आसान है समझना, सिंबॉलिक जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा आसान है समझना। मतलब कि वो इस पर कि वहाँ लिखा जाए घोड़ा लिखा जाए, हाथी लिखा जाए तो तो नहीं समझेंगे, या जब वहाँ गोरखपुर लिखा जाए, बलिया लिखा जाए तो नहीं नहीं समझेंगे, फोटो से समझ जाते हैं। फ़ोटो से समझ जाते हैं। तो क्या इसका यही मतलब है कि इलेक्शन में भी इसीलिए चुनाव चिन्ह मिलता है? बिल्कुल मिलता है क्योंकि आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप चुनाव चिन्ह के हिसाब से आप वोट डाल सकते हैं। आपको मालूम है कि मेरी फ़ेवरेट पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है, वहाँ के जाके मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया हमारे दर्शकों का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।